गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग पिछली क्लास में जो देख चुके हैं एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। हमने देखा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये अलग अलग आधार पे क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। इसको ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है उसके आधार पे हम बोल सकते हैं ये एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट है या एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें लिखा है कि पे टू बेयरर या पे टू ए और बेयरर या पे टू द बेयरर ऑफ। तो इस प्रकार से अगर कुछ लिखा है बेयरर को पे करना, दैट मीन्स वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। वैसे ही दूसरा तरीका था जिसमें पहले तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, उसमें लिखा हुआ है पे टू ए, ये लिखा हुआ है। बट जब ये ए इसको एक्स को एंडोस करता है तो वो सिर्फ साइन करता है और वो एंडोस करके एक्स को हैंड ओवर कर देता है। क्योंकि यहाँ एंडोसमेंट में कोई नाम नहीं लिखा, ब्लैंक रखा हुआ है, इसीलिए यह बेयरर हो जाता है। अब कल चलकर एक्स को ये एंडोस करना होगा, वाई को तो साइन करने की आवश्यकता नहीं, ही कैन बाय मियर डिलीवरी एंडोस द इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट इज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। फिर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मींस वो जिसमें पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिखा है, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। पेएबल टू अ पर्सन या पेएबल टू पर्सन और हिज ऑर्डर और पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, या फिर जिसमें लास्ट एंडोसमेंट फुल है। फुल एंडोसमेंट का मतलब है उसमें ऐसा लिखा हुआ है पे टू एक्स। अगर पे टू एक्स लिखा है दैट मीन्स अब एक्स इसको बाय मेयर डिलीवरी ट्रांसफर नहीं कर सकता, ही विल हैव टू साइन द इंस्ट्रूमेंट एंड देन डिलीवर इट। भले फिर वो नाम लिखे या ना लिखे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंडोसमेंट का मतलब होता है साइन करना, साइनिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमने देखा था, इसको हम बोलते हैं एंडोसमेंट इन फुल। और एक होता है एंडोसमेंट इन ब्लैंक। तो ब्लैंक एंडोसमेंट मींस जिसमें नाम नहीं लिखा, सिर्फ साइन किया, दैट इज ब्लैंक एंडोसमेंट। जिसमें नाम लिख के साइन किया, दैट इज एंडोसमेंट इन फुल। फिर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, वो कहाँ बना है उसके आधार पे। भारत में बना है, और फिर ड्रॉई या तो भारत का रेसिडेंट होना चाहिए या फिर पेएबल इन इंडिया होना चाहिए। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी होती है तो हम बोलेंगे ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। अगर एक कंडीशन हो रही दूसरी नहीं भी हुई तो भी चलता है, एक कंडीशन हो रही दूसरी नहीं भी हुई तो भी चलता है। और अगर वो बना ही भारत के बाहर है तो फिर वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, या फिर दोनों कंडीशन बाहर हो रही है तो फिर ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमने समझा था पिछली क्लास में। फिर इसके बाद हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर ड्राफ्टिंग, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट किसी भी प्रकार से हो सकता है, या तो नाम नहीं लिखा या तो अमाउंट नहीं लिखा। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट देता है तो उसमें वो अलाउ करता है दूसरे पार्टी को कि तुम अपने हिसाब से उसमें अमाउंट फिल कर लो, लेकिन अगली पार्टी ने कितना अमाउंट फिल करना चाहिए जितने के उसने गुड्स दिया है। उसने गुड्स अगर 5,000 रुपए के दिया है और वो इस पे 7,000 रुपए लिख देगा तो बी कैन नॉट क्लेम 7,000, बी कैन क्लेम ओनली 5,000। बट अगर ये आगे फिर हैंड ओवर कर दिया जाता है एक होल्डर इन ड्यू कोर्स को, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन क्लेम फॉर 7,000 रुपीज, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि इसमें स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपरली पे की होना चाहिए, विच इज सफिशिएंट टू कवर 7,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमने देखा था पिछली क्लास में, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको। फिर एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं किया या फिर कुछ गड़बड़ है जिसके कारण हम उसको या तो प्रॉमिसरी नोट मान सकते हैं या तो बिल ऑफ एक्सचेंज मान सकते हैं। सो इसको होल्डर एट हिज ऑप्शन कुछ भी मान सकता है, ही कैन ट्रीट इट आइदर एज अ बिल और अ नोट। अगर वो एक बार उसको बिल मान लेगा तो फिर आगे उसको बिल ही मानना पड़ेगा, अगर नोट मानेगा तो नोट ही मानना पड़ेगा, लेकिन इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली दोनों में सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये कैसे हो सकते हैं, तो जब ड्रॉवर एंड ड्रॉई आर द सेम पर्सन, दैट इज एक ब्रांच दूसरे ब्रांच पे इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करती है, या फिर जब ड्रॉई इज अ पर्सन हु इज फिक्टिशियस या नॉट हैविंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर वगैरह है तब, या फिर जब टर्म्स ही एम्बिग्यूअस है और इसलिए हम उसको देख नहीं पा रहे वेदर इट इज अ बिल और अ नोट, क्योंकि प्रॉमिस है या ऑर्डर है वो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हम बोलेंगे एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी हम अगेन दो प्रकार से इसको विभाजित कर सकते हैं। एक होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम लिखा होता है, उस टाइम के बाद हमको 3 दिन बाद पैसा लेने जाना पड़ता है। अगर उसमें आफ्टर साइट लिखा है तो इसका सिंपली इतना मतलब है कि जब एक्सेप्टेंस होगा वहां से दिन काउंट किए जाते हैं, नहीं तो जनरल रूल होता है जब वो बनाया गया उस दिन से दिन काउंट किए जाते हैं। अगर एट साइट लिखा है तो उसको हम एंड ऑन डिमांड बोलते हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। सो
आफ्टर साइट इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट, एट साइट इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। आप ये इंस्ट्रूमेंट दिखाओ और आपको पैसे मिल जाएंगे, दैट मीन्स एट साइट पेएबल है, तो इट इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, उसमें फिर एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का नेगोशिएशन देखा हमने। नेगोशिएशन दो प्रकार से हो सकता है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो बाय मेयर डिलीवरी, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो बाय एंडोर्समेंट एंड देन डिलीवरी। डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, अगर डिलीवर नहीं किया है तो ऐसे केस में एंडोर्समेंट कंप्लीट नहीं होता। डिलीवरी दोनों प्रकार से हो सकती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। फिर नेगोशिएबल बाय डिलीवरी रहेगा अगर ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होगा अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। कंडीशनल डिलीवरी हो सकती है बट कंडीशनल मेकिंग नहीं हो सकती। आप ड्राइंग या मेकिंग में कंडीशन नहीं लगा सकते, इट शुड एक्सक्लूसिवली अटैच टू द डिलीवरी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वैसे साइन करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन समझो एक व्यक्ति है एक्स, इसने इंस्ट्रूमेंट दिया नहीं था और सिर्फ साइन करके रख लिया है, तो ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है। इसमें अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर साइन कर देगा तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली लायबल हो जाता है ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंटमेंट में हमने देखा तीन प्रकार के प्रेजेंटमेंट होते हैं। एक होता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस जो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में होगा। प्रेजेंटमेंट फॉर साइट ये बिल ऑफ एक्सचेंज में भी होता है और प्रॉमिसरी नोट में भी होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जब ये प्रेजेंटमेंट फॉर साइट लिखा है दैट मींस एक्सेप्टेंस के बाद से दिन काउंट करना है, और प्रॉमिसरी नोट में सिंपली इतना मतलब होता है कि आपको दिखाना है, उसके बाद आगे वाला लायबल होगा। जब तक आप उसको दिखाते नहीं इंस्ट्रूमेंट तब तक की उसकी लायबिलिटी निर्धारित नहीं होती। एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट तो सभी इंस्ट्रूमेंट को करना पड़ता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रॉमिसरी नोट हो या चेक हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पेमेंट लेना ये मेन उद्देश्य है। जब एक्सेप्टेंस के लिए हम प्रेजेंट करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि तुरंत वो एक्सेप्ट करे, उसको 48 आवर्स मिलते हैं एक्सेप्टेंस के लिए, वो सोच सकता है और उसके बाद वो एक्सेप्टेंस देगा। प्रेजेंटेशन बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, यूजुअल बिजनेस आवर्स, अगर चेक है तो बैंकिंग आवर्स में होना चाहिए। प्रेजेंटमेंट कहाँ होना चाहिए, तो जहां पे जो प्लेस बताई गई है स्पेसिफाइड प्लेस और स्पेसिफाइड पीरियड, अगर कोई पेएबल एट अ स्पेसिफाइड डेट है आफ्टर स्पेसिफाइड डेट तो वो स्पेसिफाइड पीरियड में प्रेजेंट करना, और जो प्लेस है स्पेसिफाइड प्लेस तो स्पेसिफाइड प्लेस पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये देखा था। फिर अगर कोई प्लेस नहीं बताई है तो फिर यहाँ पे जो रेसिडेंस का प्लेस है वहां पे, या अगर कोई प्लेस है ही नहीं तो हम उसको इवन डिसऑनर मान सकते हैं बाय नॉन एक्सेप्टेंस। अगर कोई प्लेस नहीं है और ड्रॉई हमको मिल नहीं रहा है तो हम इसको डिसऑनर मान सकते हैं। फिर हमने देखा था अगर टाइम पे हम प्रेजेंट नहीं करते हैं तो सब पार्टीज डिस्चार्ज भी हो जाती है, ये भी हमने पढ़ा था। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास प्रेजेंट करो अगर डेथ हो गई तो, इंसॉल्वेंसी में असाइनी के पास, ये भी पढ़ा था। फिर अगर एक्सक्यूज जो है वो रीजनेबल है, आप उसका कारण बता सकते हैं कि मैं क्यों प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कारण आपने बता दिया तो फिर ये वैलिड रहेगा, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट, तो बाद में लेट प्रेजेंटेशन भी चलेगा। फिर कब कब प्रेजेंट नहीं किए तो चलता है, जब डिफॉल्ट हो गया मेकर, ड्रॉई या एक्सेप्टर का। ऐसे केसेस में लाइक मेकर खुद ही प्रेजेंट नहीं करने दे रहा है, इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहा है प्रेजेंट करने के लिए, या जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको बंद कर देता है ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स, या फिर कोई अदर प्लेस बताई गई थी और वो अदर प्लेस पे ना ही वो आता है ना ही उसका कोई एजेंट आता है, या फिर उसको ढूंढने के बाद भी वो मिलता नहीं। ऐसे केसेस में हम डायरेक्टली मान सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट हैज बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। उसी प्रकार से जब जब जो पर्सन से हमको रिकवर करना है, ड्रॉवर हो या ड्रॉई हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता नॉन प्रेजेंटमेंट से। फॉर एग्जांपल वो माइनर है, अगर ड्रॉई माइनर है तो उसके पास प्रेजेंट करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। अगर आफ्टर मैच्योरिटी किसी व्यक्ति ने ये बोल दिया है कि ठीक है मुझे आप प्रेजेंट नहीं करोगे तो भी मैं पेमेंट कर दूंगा, या तो वो पार्ट पेमेंट कर देता है या सिर्फ प्रॉमिस करता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा होली और इन पार्ट, या वो वेव कर देता है अपना राइट टू प्रेजेंट, तो ऐसे केस में विदाउट प्रेजेंटेशन भी हम क्लेम कर सकते हैं। एज अगेंस्ट द ड्रॉवर, अगर ड्रॉवर सफर नहीं कर सकता डैमेज ड्यू टू नॉन प्रेजेंटमेंट, फॉर एग्जांपल वेयर ड्रॉवर इज द माइनर, तो यहाँ पे भी सिमिलर है, जब ड्रॉई वगैरह माइनर है तब की बात हो रही है, ड्रॉई इज माइनर और यहाँ पे ड्रॉवर इज माइनर, तो ऐसे केसेस में आपको उनके पास प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। लायबिलिटी ऑफ बैंकर आपको है नहीं वैसे, बस एक ये पॉइंट दिया है कि अगर बैंकर के पास हम लेके जाते हैं इंस्ट्रूमेंट और वो इसमें एक्चुअली ऐसा होता है, जो हमने एक रूल पढ़ा था आपको याद होगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था कि अगर मेरे अकाउंट में पैसा है तो बैंकर की जिम्मेदारी होती है कि वो चेक को क्लियर करना चाहिए।
अगर वो चेक को क्लियर नहीं करता है और गलती से डिसऑनर करता है तो ऐसे केसेस में हम उससे क्लेम कर सकते हैं, बैंकर से। और यहाँ रूल ये होता है कि जितना कम अमाउंट होता है चेक का उतना ज्यादा डैमेजेस हम क्लेम कर सकते हैं। सो ये वाले रूल्स यहाँ पे लगते हैं। तो आपको पूरी लाइबिलिटी दी नहीं है वैसे बैंकर की, दो बैंकर आते हैं, पेइंग बैंकर, रिसीविंग बैंकर, तो बस एक लाइन ये दी हुई है। सो इसमें काफी डीप में सेक्शन है, सेक्शन 129 आता है, सेक्शन 87 है, तो ये सब आपको दिए नहीं है। ठीक है, तो आपको जितना है उतना ही पढ़ना है। फिर रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन, बहुत ही सिंपल से बेसिक रूल्स है कॉम्पेंसेशन के। सेक्शन 117 जो डील करता है कॉम्पेंसेशन से, जबकि जब हमने इंस्ट्रूमेंट दिया था और आगे वाला उसको डिसऑनर कर देता है, आगे वाले, जैसे मैंने ऑर्डर दिया ड्रॉई को कि तुम इसको पे करना, बट आगे वाले ने मना कर दिया, तो ऐसे केस में क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे वो यहाँ पे दिया है। तो कॉम्पेंसेशन इज पेबल इन केस ऑफ डिसऑनर। सो डिसऑनर कोई भी चीज का हो, प्रॉमिसरी नोट का हो तो भी कॉम्पेंसेशन लगता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो तो भी लगता है। और किस व्यक्ति को कॉम्पेंसेट करना है? टू एनी होल्डर, जो भी होल्डर रहेगा उसको अधिकार होता है कि वो क्लेम कर सकता है। जैसे कि समझो ए ने बी को गुड्स दिया था और बी ने इसको एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया, कल चलकर ये प्रॉमिसरी नोट एक्स के पास है तो एक्स को कल चलकर अधिकार रहता है बी के पास जाके क्लेम करने का। अगर बी पे नहीं करेगा तो एक्स कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम ए एज वेल एज बी। अगर एक्स ने ए से कॉम्पेंसेशन क्लेम कर लिया तो अब ए को राइट मिल जाता है कि ए कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम बी। इसी प्रकार से अगर ये और आगे गया होता, समझो वाई के पास, अब वाई होल्डर है, वाई ने इसको प्रेजेंट किया होगा बी के पास और डिसऑनर हो गया, तो वाई को अधिकार है वो किसी भी प्रायर पार्टी से रिकवर कर सकता है। नॉर्मली एक्स के पास जाके पैसा मांग सकता है, ए के पास मांग सकता है, और अगर ये सभी मना कर रहे हैं तो सब पे वो लीगल एक्शन ले सकता है, सब पे केस फाइल करने का तक उसको अधिकार होता है। सो यहाँ पे इसको क्या क्या पैसा प्राप्त होगा, तो पहली चीज बताइए, होल्डर इज एंटाइटल्ड टू, जो भी होल्डर होगा, जैसे एक्स हो तो एक्स को अधिकार है, वाई को है या ए को है, एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ड्यू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, जितना भी अमाउंट ड्यू है उतना क्लेम करने का उसका अधिकार है। टुगेदर विथ एक्सपेंसेस, कई बार इसमें कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि हम जब डिसऑनर होता है तो नोटिंग प्रोटेस्ट कराते हैं। अगेन नोटिंग प्रोटेस्ट का आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, सो इसमें एक नोटिंग और प्रोटेस्ट होता है। सो नोटिंग प्रोटेस्ट का सिंपल मतलब ये होता है, हम एक सरकारी व्यक्ति होता है नोटरी, नोटरी नाम सुना होगा आपने, कई जगह से बोर्ड लगे होते हैं नोटरी करके, तो नोटरी के पास हम जाके लिखा लेते हैं, नोटरी इसको लिख लेगा कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, ये प्रूफ हो जाता है। अब कल चलकर अगर हमको कोर्ट जाना है तो इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम कोर्ट जा सकते हैं कि नोटरी ने लिखा है कि डिसऑनर हुआ था, तो ये एक प्रूफ हो गया। अब इसके लिए नोटरी चार्जेस लेता है, तो वो चार्जेस जो है वो भी हमको क्यों लगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर किया गया, और इसीलिए ये जो चार्जेस है, एक्सपेंसेस है फॉर नोटिंग, प्रोटेस्ट, प्रेजेंटेशन, तो ये सब खर्चे भी हम क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द पार्टी लायबल, हर पार्टी से। वाई के पास इंस्ट्रूमेंट था, उसने नोटिंग प्रोटेस्ट कराया, तो वाई कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम बी, एक्स, ए, सबसे वो क्लेम कर सकता है, ऑल द प्रायर पार्टी। इफ ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स देन ही कैन क्लेम फ्रॉम ऑल द प्रायर पार्टीज। ठीक है, फिर when the person charged resides at a place different from that at which the instrument was payable, अगर दूसरे कोई जगह रहता है और दोनों देश का, ये दूसरी जगह मीन्स ये दूसरे देश की बात हो रही है, नेशनल बाउंड्रीज के बाहर, नेशनल लेवल के बाहर रहता है, तो ऐसे केस में जो एक्सचेंज रेट होते हैं उस दिन के, उस हिसाब से दो प्लेसेस के बीच के, जैसे यूएस और इंडिया हो गया, तो उस एक्सचेंज रेट के हिसाब से कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल की बात हो रही है, तो अदर प्लेस यानी नेशनल लेवल। फिर एन एंडोर्सर who being liable has paid the amount on the same is entitled to the amount so paid with interest at the rate of 18%. So 18% पर एनम का इंटरेस्ट रिकवर किया जा सकता है, अगर कुछ लिखा है उसमें तो उतना इंटरेस्ट, कुछ नहीं लिखा है तो 18% का। जैसे वाई ने एक्स से पैसा लिया, एक्स ने तुरंत पे कर दिया, अब एक्स जब रिकवर कर रहा है ए से, एक महीना लेट पैसा दे रहा है ए, तो एक्स कैन क्लेम फ्रॉम ए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी क्लेम किया जा सकता है 18% पर एनम का, दैट मींस 1.5% का पर महीने का ब्याज लिया जा सकता है, सिंपल इंटरेस्ट। व्हेन द पर्सन चार्ज्ड एंड सच एंडोर्सर रेसाइड्स एट डिफरेंट प्लेसेस, अगेन सेम रूल है, तो फिर ऐसे केस में जो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज रेट, उसके हिसाब से बिटवीन द टू प्लेसेस, उसके हिसाब से कॉम्पेंसेट किया जाएगा। तो सेम ही पॉइंट है, जैसे यहां दिया है उसी प्रकार से ये दिया है।
फिर अगला है द पार्टी एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन may draw a bill upon the party liable to compensate him payable at sight or on demand for any amount due to him together with all the expenses properly incurred by him. Such bill must be accompanied by the instrument dishonored and protest thereof. Protest यानी यही जो नोटिंग प्रोटेस्ट है, तो इसमें नोटिंग यानी जो नोटरी पब्लिक अपने पास लिख लेता है इसको हम बोलते हैं नोटिंग, और वो अपने को लिख के एक सर्टिफिकेट देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो सर्टिफिकेट को हम नाम देते हैं प्रोटेस्ट. सो नोटिंग और प्रोटेस्ट की भी एक प्रक्रिया होती है जो अगेन आपके कोर्स में नहीं दी गई है. ठीक है, सो आपको फिर भी ये देखना है, तो मैंने बताया था मेरे वीडियो है जिसमें नोटिंग प्रोटेस्ट की भी पूरी डिटेल में चर्चा की गई है कि नोटिंग क्या होता है, प्रोटेस्ट क्या होता है, पूरा डिटेल में बताया हूं, बट अभी इतना आपके लिए सफिशिएंट है. ठीक है, if such bill is dishonored, the party dishonoring the same is liable to make compensation thereof in the same manner as in case of original bill. So ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जब एक पार्टी कॉम्पेंसेट करने को जिम्मेदार थी, जैसे बी जिम्मेदार था, बी ने पे नहीं किया, ये डिसऑनर हो गया, अब वाई कल चलकर एक्स से पैसा मांगेगा, तो वाई को यह भी अधिकार है कि वाई एक नया इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करके इससे पैसा मांगे कि ऑन डिमांड मुझे तुम पे करो. तो यहाँ पे हो सकता है कि वाई इसके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है और बोल रहा है कि तुम मुझे ऑन डिमांड पे करो. यहाँ पे कितना अमाउंट बोला जाएगा, तो जितना अमाउंट प्रॉमिसरी नोट का था, समझो 10,000 का अगर नोट था, 10,000 का नोट डिसऑनर हो गया, वाई बी के पास गया, बी ने पे नहीं किया, अब वाई को अधिकार है एक्स से रिकवर करने का, तो वो जाके या तो डायरेक्टली क्लेम कर ले या फिर वो इंस्ट्रूमेंट भी लिख के भेज सकता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज वो ड्रॉ करेगा. कितने अमाउंट का, तो वही 10,000 रुपए का प्लस जो भी एक्सपेंसेस है, ये इंस्ट्रूमेंट ये एक्स के ऊपर ड्रॉ कर सकता है और एक्स फिर ऑन डिमांड उसको एक्सेप्ट करेगा और ऑन डिमांड उसको पे करना पड़ेगा. इनफैक्ट एक्सेप्टेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली वो जाके उससे क्लेम कर सकता है, बिकॉज ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट में एक्सेप्टेंस नहीं लगते. सो इंस्ट्रूमेंट लिख के बता दिया उसने कि बिल प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हुआ था, तो अब मैं तुमसे रिकवर करूंगा, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे अगेन रिकवरी कर सकता है. तो वही दिया है, अभी फिर से पढ़ के देखो, आप समझेगा. पार्टी एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन वाई मे ड्रॉ, जरूरी नहीं है, अगर वो चाहे तो डायरेक्टली जाके पैसा ले ले, नहीं तो मे ड्रॉ अ बिल अपॉन द पार्टी लायबल टू कॉम्पेंसेट हिम. जो भी पार्टी लायबल है किसी पे भी वो ड्रॉ कर सकता है, यहां मैंने एक्स का एग्जांपल लिया, और वो जो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करेगा दैट विल बी पेएबल एट साइट और ऑन डिमांड. एट साइट का मतलब भी ऑन डिमांड है कि इंस्ट्रूमेंट के दिखाते से तुमको पैसा देना पड़ेगा. फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम, जो भी अमाउंट ड्यू था, कितना ड्यू था, 10,000, along with all the expenses properly incurred by him. तो ये चाहे तो एक बिल और ड्रॉ कर सकता है, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती, पुराना कॉन्सेप्ट है, ऐसा बिल वगैरह कोई ड्रॉ नहीं करता है, डायरेक्टली नोटिंग प्रोटेस्ट करा के हम लोग केस फाइल कर देते हैं. ठीक है, फिर सच बिल, जो बिल है, मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट, इसके साथ में आपको प्रॉमिसरी नोट का डिसऑनर्ड कॉपी एंड प्रोटेस्ट का सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा. ठीक है, सिंपल है. फिर कल चलकर ये भी डिसऑनर होगा तो यहाँ पे भी सेम रूल लगेंगे जैसे ओरिजिनल बिल डिसऑनर पे लगते हैं. ठीक है, सो ये दिया जरूर है बट ऐसा कोई करता नहीं. बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो रिडेंडेंट है, पहले बताए जरूर गए हैं बट अभी आजकल ऐसा कोई करता नहीं. ठीक है, जैसे चेक भी कोई नेगोशिएट नहीं करता, वैसे चेक को नेगोशिएट करने का रूल दिया हुआ है, आप कर सकते हैं ऐसे, बट जनरली होता नहीं. आजकल क्या होता है, चेक आता है तो मैं अपने अकाउंट में जमा करूंगा, जब वो क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको एक दूसरा चेक लिख के दे दूंगा. तो डायरेक्टली चेक एंडोर्स नहीं करते हैं, वैसे किया जा सकता है बट लोग नहीं करते आजकल ऐसा सब. ठीक है, सो ये कुछ बेसिक रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन है, एकदम ही सिंपल से रूल्स है, एक बार रीड करना है आपको. और फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम देखने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर का, डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, जिस पे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है. आपको अगेन यहाँ पूरी चीज नहीं दी है, 100% कोर्स में कवर नहीं किया है. डिसऑनर ऑफ चेक जब इंटर में था तो ये पढ़ाने को लगभग 1.5 क्लास लग जाती थी, एक क्लास में कंप्लीट नहीं होता था, बट आपको पूरे प्रोसेस नहीं बताई है, सिर्फ एक इवेंट बताया कि डिसऑनर कब माना जाएगा, बस वहां तक बताया है. इसके बाद कैसे केस फाइल करते हैं, कौन से कोर्ट में जाना पड़ता है, ये सब चीजें नहीं बताई है. आपको सिंपली बताया डिसऑनर कब माना जाएगा और उसके ऊपर क्या पेनल्टी है, बस इतना बताया है. बाकी पूरा प्रोसीजर नहीं बताई केस फाइल करने की, कैसे क्या केस फाइल करते हैं, एफिडेविट बनाना पड़ता है, फिर कौन से कोर्ट में जाना पड़ेगा. सो सिर्फ इतना बताया कि ऑफेंस कब कमिट होता है
एंड इसके अगेंस्ट क्या क्या पेनल्टी बताई है। तो यहाँ पे ऑफेंस कमिट हो रहा है यहां तक, और इसके बाद पेनल्टी, बस इतना ही बताया है। और जो पूरा डिटेल में केस फाइल करने का प्रोसेस है वो नहीं बताया। तो मैं आपको जितना कोर्स में उतना बताता हूं, तो ध्यान रखो। सो चेक बाउंस होना या डिसऑनर होना एक ही बात है। यहां पे लगता है सेक्शन नंबर 138 जो मेन सेक्शन है। बिजनेस में इसके बहुत केस होते रहते हैं डिसऑनर ऑफ चेक के। बिजनेसमैन एक दूसरे को गुड्स देते रहते हैं, चेक देते रहते हैं, तो वो चेक कई बार डिसऑनर होते हैं। और लगभग हर व्यापारी का एक ना एक केस तो डिसऑनर ऑफ चेक का चलते ही रहता है, भले उसने नहीं किया होगा बट दूसरे किसी ने डिसऑनर किया और वो उसके अगेंस्ट में केस चालू है। सो बहुत ज्यादा केसेस होते हैं इस पे डिसऑनर ऑफ चेक के सेक्शन 138 के। और ऑफेंस कब कमिट होता है ये देखते हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी यहाँ पे जब भी क्रिमिनल ऑफेंस की बात करते हैं वहां पे जेल के प्रावधान होते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी होता है। अगर सिविल ऑफेंसेस होते हैं तो उसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं होता, वो सिर्फ कॉम्पेंसेटरी नेचर के होते हैं। जैसे हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो बताया सब कॉम्पेंसेटरी नेचर का, वहां कहीं आपको जेल के प्रावधान नहीं दिखते, पूरे एक्ट में कहीं नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पूरे एक्ट में कहीं जेल के प्रावधान नहीं है, तो वो सब सिविल लॉज हैं। लेकिन यहाँ पे ये डिसऑनर ऑफ चेक पहले क्रिमिनल एक्ट नहीं बताया गया था, बट बाद में लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, लोग चेक लिख के दे देते थे, डिसऑनर करते थे, तो बाद में फिर इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया। इसमें काफी अमेंडमेंट्स हुए। पहले डिसऑनर ऑफ चेक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में, बट फिर 1988 में 2002 में मेजर अमेंडमेंट्स हुए जिसके बाद ये चीजें लाई गई। तो 2002 में इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के ऊपर काफी ज्यादा चीजें बताई गई थी। तो इसीलिए आप देखोगे शुरू में दिया था कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके अमेंडमेंट्स हुए, और बहुत सारे अमेंडमेंट्स के बाद ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बचा था, बना था। जो यहाँ पहले 1988 में डिसऑनर के सेक्शंस पहली बार लाए गए थे, उसके बाद 2002 में फिर इसमें अमेंडमेंट किए। इसके बाद का 2015 और 18 के अमेंडमेंट भी डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड है। लेकिन वो अगेन आपको कोर्स में नहीं दिया। इसके ऊपर एक अमेंडमेंट हुआ था 2015 में कि बहुत झगड़े होते थे कि चेक डिसऑनर हुआ तो अपने को पता है कोर्ट में जाना है, लेकिन कौन से कोर्ट में। जैसे मैंने चेक लिख के दिया था दिल्ली वाली पार्टी को, अब मैंने डिसऑनर किया तो दिल्ली में केस होगी कि नागपुर में केस होगी, ऐसे बहुत झगड़े होते थे, ये भी क्लियर नहीं था। तो 2015 में उससे रिलेटेड अमेंडमेंट किया गया। ऐसे बहुत सारे चेंजेस रेगुलरली इसमें होते रहे, बट आपको वो सब चीजें में नहीं बताई गई है। डायरेक्टली हमको डिसऑनर के बारे में जब ऑफेंस कमिट होता है वो हमको समझना है कि ऑफेंस कब कमिट हुआ। डिसऑनर ऑफ चेक में सबसे पहली चीज, जैसे समझो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने समझो मिस्टर बी को गुड्स दिया, और मिस्टर बी ने बदले में चेक दिया। अब चेक दिया तो ए को अपना राजा खसकाना पड़ेगा, नहीं वो वाला चेक नहीं दिया। चेक मीन्स उसने ऑर्डर दिया अपने बैंक को, बी का बैंक है, बीज बैंक, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉई। क्योंकि हम बोल रहे हैं ये चेक है, तो ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंकर। पता होगा आपको इतना तो, पढ़े थे अपन ने शुरुआत में कि चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, तो हमेशा यहाँ ड्रॉई एक बैंक ही रहेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, प्रक्रिया यह है कि जब हमारे पास ये चेक आता है हम ये बैंक में प्रेजेंट करते हैं। अब ये जाएगा भी नहीं, क्यों चालू हो गया पता नहीं। चलो चला गया तो अच्छा है, फिर आएगा। इसको प्रेजेंट करना पड़ता है आपको। सो एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, चेक जो है वो डायरेक्टली प्रेजेंट होता है फॉर पेमेंट। इसमें क्योंकि इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, तो आप डिमांड करो बैंक में जाके और बैंक आपको पैसा दे देगा। आप इसको प्रेजेंट करोगे।
कितने दिनों के अंदर? विद इन 3 मंथ्स। उसमें डेट लिखी होती है, उस डेट से 3 महीने तक की इसकी वैलिडिटी होती है। 3 महीने के बाद ये स्टेल हो जाता है। स्टेल होने का मतलब है अब इसको आप रिकवर नहीं कर सकते, इसके बेसिस पे पैसा नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि जो टाइम लिखा था वो टाइम आपने लैप्स हो जाने दिया। यहां पे ये ड्रॉवर हो गया, ये पेई हो गया, और यही होल्डर भी है। प्रेजेंटमेंट होने के बाद चेक रिटर्न आता है बैंक से, रिटर्न ऑफ चेक आना चाहिए। रिटर्न ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। और बैंक की जिम्मेदारी होती है चेक भी वापस करे। अगर वो चेक वापस नहीं कर रहा है तो बैंक इज ऑल्सो लायबल। जो सेक्शन 77 में ये पॉइंट भी लिखा हुआ है कि अगर बैंक इसको वापस नहीं करता है तो बैंक भी लायबल होता है। बराबर टाइम पे हमने दिया, वो उसको इम्प्रॉपरली अपने पास रखता है, निग्लिजेंटली अपने पास रखता है, वापस नहीं करता है, डिलीवर बैक नहीं करता है, तो ऐसे केस में बैंक इज ऑल्सो लायबल। तो बैंक की जिम्मेदारी होती है चेक बाउंस हुआ तो वापस करना चाहिए। ठीक है, तो बैंक ने ये रिटर्न करना चाहिए ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। इसका रीजन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्यों डिसऑनर हो रहा है? तो ये डिसऑनर हो रहा है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, और कोई रीजन से नहीं। इनसफिशिएंसी ऑफ फंड से जब डिसऑनर होगा तभी हम क्रिमिनल ऑफेंस बोल सकते हैं। अगर साइन मैच नहीं हो रही तो उसको हम इनसफिशिएंसी नहीं बोलेंगे। सो यहाँ पे हर चीज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, सबसे पहली चीज होना चाहिए, इट शुड बी फॉर कंसिडरेशन। ए को अगर ये गिफ्ट में मिला है चेक, तो यहाँ पे फिर वो केस फाइल नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ डिसऑनर। 138 की केस नहीं बनती। 138 की केस तभी फाइल कर सकते हैं हम जब हमने इसके बदले कुछ कंसिडरेशन दिया है। कंसिडरेशन होना चाहिए। वो कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ गुड्स हो सकते हैं, कुछ एक्ट हो सकता है, कुछ सर्विस दिया था, तो उसके बदले में उसने चेक दिया। तो फर्स्ट थिंग गुड्स होना चाहिए या कोई कंसिडरेशन, दूसरा चेक दिया, तीसरा स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ चेक होगा, चौथा स्टेप है डिसऑनर ऑफ चेक होगा ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। अब इनसफिशिएंसी का मतलब होता है जब बी के अकाउंट में पैसा नहीं है। अगर किसी अन्य रीजन से ये डिसऑनर होगा तो केस फाइल नहीं कर सकते, सिर्फ इनसफिशिएंसी से केस फाइल कर सकते हैं। इसमें भी इनसफिशिएंसी को बाद में डिफाइन किया, बहुत सारे केसेस हुए जिसमें बोला इनसफिशिएंसी का एक सिंपल मतलब तो है कि इसके अकाउंट में पैसा नहीं है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि बी ने अपना अकाउंट ही क्लोज कर लिया, तो अकाउंट क्लोज करने को भी हम इनसफिशिएंसी मान लेते हैं। तो वो अगर अकाउंट बंद कर देता है, अपना चेक दिया और तुरंत अकाउंट को बंद करने का नोटिस दे दिया बैंक को जाके, तो ऐसे केस में अगेन हम इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स मानते हैं। तीसरा एक केस बताया इसमें, जो सब केस लॉ के बेसिस पे आए हैं, ये एक्ट में नहीं लिखा था बट कोर्ट में केस गए, उसके बाद फिर ये रूल्स निकल के आए। अगर पेमेंट काउंटरमैंड किया है, काउंटरमैंड करना मीन स्टॉप पेमेंट के इंस्ट्रक्शन देना। कई बार ऐसा होता है मैंने आपको चेक लिख के दे दिया, उसके बाद मैं बैंक को बोल देता हूं कि ये नंबर के चेक का पेमेंट मत करना, इसको हम बोलते हैं काउंटरमैंड करना या स्टॉप पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस देना। अगर मैंने बैंक को बोला हूं कि इसका पैसा मत देना, तो बैंक फिर इसका पैसा नहीं देगा, क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्शंस पे बैंक काम कर रहा है, बैंक मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है और मैंने उसको बोला हूं कि भाई तुम इसका पैसा मत पे करना, तो वो वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा, और वो लिख देगा कि पेमेंट काउंटरमैंड किया है, कि स्टॉप पेमेंट के इंस्ट्रक्शन दिए। कोर्ट ने बोला कि अगर आप स्टॉप पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस भी देते हो तो ये भी इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स माना जाएगा। ठीक है, सो इनसफिशिएंसी के कारण डिसऑनर होना चाहिए। इनसफिशिएंसी इंक्लूड करता है क्या क्या चीजें आती है इसमें, तो इट इंक्लूड्स अकाउंट क्लोज्ड, ये भी इनसफिशिएंसी है। इट इंक्लूड्स स्टॉप पेमेंट या पेमेंट काउंटरमैंड करना। कई बार इसमें लिखा होता है रेफर ड्रॉवर, रेफर टू ड्रॉवर, यानी ड्रॉवर से जाके पूछ लो। सीधा बैंक ये नहीं बोलता कि पैसा नहीं है, वो लिख देता है रेफर ड्रॉवर, कि ड्रॉवर से पूछ लो कि क्यों डिसऑनर हुआ। सो ये भी एक कर्टियस वे है यही बोलने का कि इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, बट ऐसा डायरेक्टली ना बोलते हुए बैंक बोलता है कि उनसे पूछ लो। ठीक है, तो इसका भी मतलब यही माना जाता है कि पैसा नहीं है। ठीक है, सो पैसा होने का मतलब है सफिशिएंट फंड्स होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, इनसफिशिएंट नहीं होना चाहिए।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं लीन मार्क्ड है, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है लेकिन उसमें से 70,000 का लीन है बैंक का, तो वहां पे भी चेक क्लियर नहीं होगा क्योंकि बैंक का राइट है उस पर्टिकुलर अमाउंट में। तो फ्री वाला पैसा होना चाहिए, विदाउट एनी लीन, विदाउट एनी चार्ज। सो वो वाला पैसा है तभी बैंक इसको क्लियर करता है, अगर कोई चार्ज वगैरह है तो बैंक इसको क्लियर नहीं करता। सो सबसे पहली चीज, पहली कंडीशन आती है एक लीगली एनफोर्सेबल डेट होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कोई ना कोई कंसीडरेशन होना चाहिए जिसके बदले चेक दिया है, एक डेट है, वो डेट को रीपे करने के लिए चेक दिया है। वो डेट कैसे भी क्रिएट हो सकता है गुड्स दिए हैं, हो सकता है सर्विसेज दिए, इवन सिक्योरिटी के रूप से चेक देना भी इसमें कवर होता है कि किसी व्यक्ति ने एज अ सिक्योरिटी चेक रख दिया था तो वो भी इनसफिशिएंसी में कवर हो सकता है। सो लीगली एनफोर्सेबल डेट और अदर लायबिलिटी होना चाहिए। The check should have been issued by the drawer to the payee in discharge of, in whole or in a part, any legally enforceable debt or other liability. As such, when a check is given purely by way of gift to a private individual or donation or charity or even by way of spontaneous prize or reward, तो dishonor of check के सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होते। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं चेक दिया गया था एज अ गिफ्ट तो क्या उसमें डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी लगता है, तो आंसर इज नो। 138 इज एप्लीकेबल जब फॉर कंसीडरेशन उसने चेक दिया था, विदाउट कंसीडरेशन दिया है तो ये अप्लाई नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो अदर लायबिलिटी वर्ड यूज किया है इट इंक्लूड्स गारंटर। गारंटी दिया है किसी ने, लोन आपने लिया, मैंने गारंटी के रूप से ब्लैंक चेक जमा कर दिया था बैंक में, अब मेरा चेक लगाया और वो भी डिसऑनर हुआ तो मैं भी लायबल हो जाऊंगा, तो गारंटर भी कवर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जब चेक को एज अ सिक्योरिटी देते हैं और इन डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी एज अ गारंटर दिया है तो भी 138 के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि अदर लायबिलिटी भी इसमें कवर किया है। फिर प्रेजेंटमेंट कितने दिनों के अंदर होना चाहिए, विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर हमने प्रेजेंट किया। तो पहला कंसीडरेशन था, फिर उसने चेक दिया, फिर प्रेजेंट किया विद इन 3 मंथ्स, इसके बाद इनसफिशिएंसी के कारण वापस आएगा। चेक शुड हैव बीन प्रेजेंटेड बाय द पेई टू द बैंकर विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी। वैलिडिटी पीरियड होता है 3 महीने का, अगर कोई और वैलिडिटी पीरियड दिया है तो वो रहेगा। जैसे मैंने आपको 1 महीने पहले की डेट डाल के चेक दे दिया तो आपको सिर्फ 2 महीने का ही टाइम मिलेगा, ठीक है। दैट पीरियड इज कंसिडर्ड एज वैलिडिटी पीरियड। तो जो भी उसमें पीरियड लिखा होता है 3 मंथ्स, ये आरबीआई के हिसाब से बताया गया है। पहले 2011 के पहले तक 6 महीने का टाइम हुआ करता था, 6 महीने तक चेक की वैलिडिटी होती थी, बट अब 3 महीने की वैलिडिटी होती है। 3 महीने बाद फिर आप उसके बेसिस पे पैसा नहीं ले सकते। फिर रिटर्न आना चाहिए, और रिटर्न भी क्यों आना चाहिए, सो ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। चेक शुड हैव बीन रिटर्न बाय द बैंक अनपेड because the amount of money standing to the credit of account is insufficient or it exceeds the amount arranged to be paid from that account when you। अब कभी कभी ऐसा लिखा होता है exceeds arrangement, तो अरेंजमेंट का क्या मतलब है, कभी कभी हम लोग बैंक में सीसी चलाते हैं, जैसे ये व्यक्ति बैंक में अकाउंट खोल के आया, कैश क्रेडिट अकाउंट, ऐसे केस में हो सकता है इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, इसके अकाउंट में 0 बैलेंस है, बट इसको ओवरड्रॉ करने के अधिकार दिए गए कि तुम 1 लाख रुपए तक के ओवरड्रॉ कर सकते हो। अगर इसको ओवरड्राफ्ट दिया गया है या कैश क्रेडिट दिया हुआ है, ऐसे केस में 1 लाख रुपए तक के बैंक की जिम्मेदारी है कि बैंक इस चेक को क्लियर करेगा, इवन इफ ड्रॉवर के अकाउंट में 0 बैलेंस होगा तो भी, ठीक है। तो ये चीज वहां पे क्लैरिफाई की है कि एक्सीड्स द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब है कई बार पैसा नहीं होगा बट हमारा कॉन्ट्रैक्ट है बैंक के साथ कि 1 लाख रुपए तक पैसा नहीं भी रहा तो बैंक उस चेक को क्लियर करेगा, तो उतने अमाउंट तक क्लियर होना चाहिए। तो जब हम यूज करते हैं वर्ड मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ अकाउंट, इसका मतलब सिर्फ वो नहीं होता जितना उसके अकाउंट में कैश है, इसका मतलब वो होता है कि जो पैसा यूज किया जा सकता है विच कैन बी अप्लाइड टू ऑनर द चेक इश्यूड बाय द ड्रॉवर। वो लोन के फॉर्म में भी हो सकता है, वो हो सकता है कि लीन मार्क्ड है तो वो आप यूज नहीं कर पाओगे। सो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स का मतलब है जो पैसा यूज किया जा सकता है सिर्फ उतना आप कैलकुलेट करते हो। फिर फॉलोइंग आर आल्सो डीम्ड एज इनसफिशिएंसी, हम मान लेंगे ये भी इनसफिशिएंसी है। पहला, द टर्म अमाउंट अरेंज रेफर्स टू द मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ ड्रॉवर, प्लस जो मैंने अभी बताया फंड्स अरेंज बाय ड्रॉवर अंडर एन एग्रीमेंट विद बैंकर बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट और अदरवाइज। तो सीसी और ओडी का जो
पैसा है वो भी आप यूज कर सकते हैं फॉर ऑनर ऑफ चेक। एक केस हुआ था एनईपीसी मिकॉन लिमिटेड वर्सेस मैग्मा लीजिंग लिमिटेड का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अगर चेक रिटर्न होता है ये बोल के कि अकाउंट क्लोज कर दिया था, अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड, तो यहां पे भी 138 अट्रैक्ट होता है। तो किसी ने चेक दिया और जाके फिर अकाउंट बंद कर दिया तो ये भी 138 में कवर होगा। उसी प्रकार से अगर किसी ने स्टॉप पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस दे दिया है तो इसको भी हम मान लेंगे इट इज ऑल्सो डीम्ड कि ये इनसफिशियंसी है, ठीक है, अनलेस स्टॉप पेमेंट कैन बी जस्टिफाइड। फिर कभी कभी लिख देते हैं रेफर टू ड्रॉवर, तो ये भी कर्टियस वे है ये बोलने का कि देयर इज नो सफिशिएंट बैलेंस इन द बैंक। सेम इज ट्रू अबाउट द रिमार्क एक्सीड्स द अरेंजमेंट, ठीक है, तो ये सब का मतलब इनसफिशिएंसी ही माना जाएगा। सो इनसफिशिएंसी के कारण डिसऑनर होना चाहिए। अब डिसऑनर हो गया तो क्या सीधा हम बोल देंगे क्या कि ड्रॉवर क्रिमिनल हो गया, सीधा इसको हम क्रिमिनल बोल देंगे क्या, क्राइम हो गया? तो नहीं। तो ऐसे तो बहुत लोगों के जेन्युइन डिसऑनर भी हो सकते हैं। मैंने आपको चेक लिख के दिया, अब उस दिन मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था जिस दिन आपने चेक डाला, सो ऐसे केस में मैं क्रिमिनल नहीं बन जाऊंगा। सो इसीलिए यहाँ पे अभी तक क्राइम कमिट नहीं हुआ है, अभी तक ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। यहाँ पे पहले हमने चेक लिया, बैंक में जमा किया, डिसऑनर हुआ, इसके बाद एक मौका मिलेगा ड्रॉवर को, उसको हम बताएंगे कि भैया देखो चेक डिसऑनर हुआ, तुम मुझे पैसा पे कर दो। फिर अगर ड्रॉवर पे कर देता है तो फिर कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ, लेकिन हमने मौका दिया उसके बाद भी वो पे नहीं करेगा तो फिर हमको कोर्ट जाने की अनुमति होती है। तो यहाँ पे इसके बाद जब इनसफिशिएंसी से वापस आया फोर्थ स्टेप में, इसके बाद होल्डर की जिम्मेदारी होती है, होल्डर शुड सेंड अ नोटिस, एक रिटन नोटिस दिया जाएगा। ओरल नोटिस से काम नहीं चलता। अगर बाकी के डिसऑनर होते हैं तो आप सिर्फ नोटिस जानकारी ऐसे ही दे दो ओरली तो भी चलता है, बट डिसऑनर ऑफ चेक में रिटर्न नोटिस होना चाहिए विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से? फ्रॉम फोर्थ पॉइंट, स्टेप नंबर 4 से। जब आपके पास ये वापस आया, समझो 10 तारीख को वापस आया, तो वहां से 30 दिन का टाइम मिलेगा आपको इसको नोटिस देने के लिए। सो आप एक लीगल नोटिस दोगे कि भैया देखो आपका चेक आपने दिया था और डिसऑनर हुआ तो आप पेमेंट कर दो। सो नोटिस दिया जाएगा। ये हो गई पॉइंट नंबर 5। फिर इसके बाद अब क्या करना चाहिए बी ने? अगर बी की कुछ गलत इच्छा नहीं थी, वो प्रॉपर एक ट्रेड करना चाहता था, तो ऐसे केस में बी शुड पे द अमाउंट, तो उसने पैसा दे देना चाहिए। इसको पैसा देने का भी टाइम लिमिट है। सो बी शुड पे विद इन 15 डेज। 15 दिन का टाइम दिया है, 15 डेज फ्रॉम 5। ये जो 5th पॉइंट है वहां से 15 दिन के अंदर उसने पे कर देना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब दो चीज होगी, या तो उसने पे कर दिया, द ड्रॉवर पेज, या उसने नहीं पे किया। अगर पे कर दिया तो कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, बट अगर वो पे नहीं करता है तो यहां पे ऑफेंस क्रिएट होता है। अब यहां जैसे ऑफेंस कमिट हो गया, उसने मना कर दिया पे करने से, या उसने टाइम इलैप्स हो जाने दिया और कुछ रिप्लाई नहीं दिया, ऐसे केस में अब ऑफेंस कमिट हो गया। अब हम बोलेंगे उसने क्राइम किया है। इसके बाद अब हम कोर्ट जा सकते हैं। सो आपके कोर्स में यहीं तक बताया है ऑफेंस कब कमिट हो रहा है, इसके बाद का स्टेप नहीं बताया। इसके बाद हमको कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस होती है इसकी, और अगर मेट्रो सिटीज है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाता है केस। नॉर्मल अपने छोटे शहर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सबसे लोएस्ट जो जज के रैंक होते हैं, जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसके पास ये केस जाता है। बट वो सब आपको नहीं दिया है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। और अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो इसके बाद पेनल्टी क्या है बस उतना बताया है, इसके बाद की प्रोसेस नहीं बताई है आपको, ठीक है।
सो प्रोसेस काफी डीप में है वैसे, बट आपको नहीं बताया। यहां फिर पेनल्टी लगेगी। वैसे यहाँ पे दो प्रकार की पेनल्टी होती है, एक समरी ट्रायल हो सकता है, दूसरा रेगुलर ट्रायल, वो सब भी आपको नहीं बताया। तो दोनों में अलग अलग पेनल्टी होती है। समरी ट्रायल में जल्दी जल्दी डिसीजन होते हैं, और रेगुलर ट्रायल समन्स भेजा जाता है, बहुत डीप में चलते हैं वो केस, उतना डीप में आपको नहीं बताया। तो आपको सिंपली एक पेनल्टी बताई है। पेनल्टी लगती है 2 गुना अमाउंट जो भी था उसका 2 गुना, उतनी आपको पेनल्टी लगेगी, और 2 साल की सजा, 2 years imprisonment एंड फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ। ठीक है, तो पेनल्टी लगती है इसमें। पेनल्टी कितनी है? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट भी कितना है? 2 साल का, अप टू 2 years है, ये मैक्सिमम है। और बोथ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, 2 साल तक की जेल हो सकती है इसमें। अब इसमें अगर हम लोग चाहें तो बाद में भी सेटलमेंट होता है। बाद में भी सेटलमेंट करके पार्टीज बोल सकती है कि ठीक है, ये पैसा देने को तैयार है तो मैं केस वापस ले रहा हूं। जनरली क्रिमिनल ऑफेंसेस कंपाउंड नहीं होते, बट ये वाला कंपाउंड होता है। कंपाउंड यानी सेटल होना। ये वाला ऑफेंस सेटल किया जा सकता है, कोर्ट के बाहर भी आप इसको सेटल कर सकते हैं। ठीक है, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। ये सब भी आपको कोर्स में नहीं दिया है। एक पॉइंट और दिया है, आप देखोगे यहाँ पे पहले ड्रॉवर ने चेक दिया, पेमेंट नहीं आया, बाउंस हुआ, रिटर्न आया। इसके बाद नोटिस दिया गया उसको, उसको बोला गया कि भैया देखो तुम्हारा चेक बाउंस हुआ है, तो तुम ये चेक का पेमेंट भेज दो। 15 दिन के अंदर फिर भी उसने पैसा नहीं दिया, तो ऐसे केस में जब वो पैसा दे ही नहीं रहा, बाद में हम कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट जाने के बाद वो ये नहीं बोल सकता कि मेरी कोई अपराध करने की मानसिकता नहीं थी, मैं कुछ गलत नहीं करना चाह रहा था। अब उसको मौका नहीं मिलेगा। यहां तक के मौका मिलता है उसको 45 दिन का। इसके बाद अगर वो बोलेगा कि मैं गलत इच्छा से मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, मैं तो प्रॉपर पैसा देने वाला था, तो ये नहीं चलेगा। अगर हम चाहें तो सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं चाहते तो हम कोर्ट जाके पूरा रिकवरी भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 गुना पेमेंट लगता है, और इसीलिए फिर कई बार अगर इनकी गलती होती है तो ये लोग खुद से पेमेंट कर देते हैं, नहीं तो डबल पेमेंट करना पड़ेगा। ₹1,00,000 का चेक है, इनको ₹2,00,000 पे करना पड़ेगा। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें से फिर ऐसा होता है, कोर्ट जो होल्डर रहता है, होल्डर को आधा पैसा दे देता है, प्लस जो भी नुकसान है, इंटरेस्ट वगैरह वो सब पे कर देता है, और बचा हुआ पैसा कोर्ट अपने पास जमा रखता है। क्योंकि ध्यान रखो, ये पेनल्टी है। पेनल्टी का मतलब ये कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है अभी उसको, ये पेनल्टी कोर्ट में जमा होती है। फिर कोर्ट इसमें से आधा पैसा होल्डर को दे देगा कि जितना तुम्हारा चेक का अमाउंट था अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट तुम ये रखो, बाकी पैसा कोर्ट के पास जमा होता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती है तो कोर्ट को भी पैसा लगता है, तो कोर्ट के ये जो पेनल्टीज वगैरह लगती है ना, कोर्ट का पैसा है, कोर्ट के पास जमा रहेगा। ये सरकार की इनकम हो जाती है फिर। ठीक है, ऐसा है। इसीलिए जनरली लोग खुद से फिर जब हम कोर्ट जाते हैं उसके पहले ही पे करने को तैयार हो जाते हैं, और अगर नहीं भी हुए तो बाद में भी इसमें कंपाउंडिंग की जाती है। ठीक है, बट अगर हम चाहें तभी कंपाउंडिंग हो सकती है। अगर हम मना कर देते हैं तो फिर इसके ऊपर एक्शन ली जाएगी, और अब ये ऐसा नहीं बोल पाएगा कि मेरी अपराध करने की मानसिकता नहीं थी। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है आगे, पूरा पढ़ लेते हैं अब। 30 डेज नोटिस, तो कहां तक आए थे हम? पहले तो रिटर्न आना चाहिए चेक, रिटर्न ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। इसके बाद 30 डेज नोटिस टू ड्रॉवर। When the payee or holder in due course of check comes to know about the dishonor of check because of insufficiency of funds, he is required to send the notice to drawer demanding payment of check within 30 days of the receipt of information of dishonor by the bank. Notice under 138 has to be given in writing and cannot be given orally. नोटिस आप किसी भी प्रकार से भेज सकते हो, फैक्स से भेजो, इंटरनेट, ईमेल, कैसे भी भेजो, बट राइटिंग में होना चाहिए। जरूरी नहीं पोस्ट से भेजो, पर जनरली हमको प्रूफ होना चाहिए, इसलिए हम लोग पोस्ट से भेजते हैं, और उसमें भी रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजते हैं। जितने भी लीगल नोटिस होते हैं वो आरपीएडी से भेजे जाते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से। रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब होता है जब पोस्टमैन आपके यहाँ आएगा तो वो एक रजिस्टर लेके आएगा,
वो पेपर लेके आता है, उस पे आपसे साइन लेके जाएगा कि आपके घर पे मैंने ये छोड़ दिया, और उसमें एक छोटा सा पोस्ट कार्ड टाइप लगा होता है, उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, उस पे भी साइन लेता है, वो वापस लेगा, और वो एक्नॉलेजमेंट आपके घर पे रिटर्न आता है। तो कल चलकर आपके लिए एक प्रूफ हो जाता है कि हमने भेजा था और आगे वाले को इस तारीख को मिल गया। ठीक है, सो वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, बट जनरली हम लोग इसको भेजते कैसे हैं, तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से, या फिर अंडर द पोस्टिंग सर्टिफिकेट, यूपीसी का मतलब है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। सो पोस्टल सर्टिफिकेट भी एक प्रकार का पोस्ट का तरीका होता है जिसके थ्रू नोटिसेस वगैरह भेजे जाते हैं। सो नोटिस भेजना है तो एक तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, नहीं तो फिर यूपीसी से भेजे जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हमको प्रूफ होना चाहिए कल चलकर कि हमने नोटिस भेजा था, और इसीलिए यहाँ पे यूपीसी या फिर आरपीएडी से नोटिसेस भेजे जाते हैं, और कोई तरीके से नहीं भेजते। बाकी वैसे अलाउड है, इंटरनेट ईमेल सभी अलाउड है, ईमेल में भी आपके पास प्रूफ होता है तो आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गई अगली स्टेप। इसके बाद अगर फिर भी आगे वाला पैसा नहीं देगा, 15 दिन का उसको टाइम मिलता है, 15 दिन में अगर वो पैसा नहीं देगा तो फिर हम कोर्ट जा सकते हैं। सो फेलियर ऑफ ड्रॉवर टू मेक पेमेंट विद इन 15 days ऑफ रिसिट ऑफ नोटिस, the drawer of the said check should have failed to make payment within 15 days of receipt of the said notice given by the payee or any other holder. Note that the cause of action is not available to holder. होल्डर को एक्शन लेने का अधिकार यहां नहीं मिला, जब चेक डिसऑनर हुआ उस वक्त इसको अधिकार नहीं है इस पे केस फाइल करने का। इसके बाद हम नोटिस भेजते हैं, फिर वो 15 दिन में जब पेमेंट नहीं करता है तब कॉज ऑफ एक्शन हमको मिल जाता है, उसके बाद हम कोर्ट जा सकते हैं। तो वही लिखा है कि note that cause of action is not available to holder at the time when the check is dishonored. It arises only when, after getting the information of dishonor, holder sends the notice demanding payment within 30 days and the drawer fails to pay the same within 15 days. तब जाके ऑफेंस कमिट हुआ है, तब तक आपको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, तो कोर्ट हम इसके बाद जा सकते हैं। ठीक है, सो 16th डे से हमको कोर्ट जाने का राइट प्राप्त होता है। फिर पेनल्टी बताई है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट, डिसऑनर ऑफ चेक ये क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ। फिर प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, जैसा कि हमने एक पॉइंट देखा था कि यहां पे कंसिडरेशन होना चाहिए। अब ये कंसिडरेशन होना चाहिए, ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कंसिडरेशन है। जैसे ए बोलेगा कि मुझे इसने चेक दिया था, तो हम मान लेंगे कि कुछ ना कुछ ए ने गुड्स दिया होगा, सर्विस दिया होगा, इसीलिए चेक प्राप्त हुआ है, ये प्रिज्यूम किया जाता है। फिर बी को प्रूव करना पड़ता है, अगर बी बोल रहा है कि नहीं ये मुझे विदाउट कंसिडरेशन मैंने ये चेक दिया था, कोई बदले में मेरे को चीज नहीं मिली, तो इट इज बीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव। सो अगर बी प्रूव कर देता है तो ठीक है, बट अगर बी प्रूव नहीं करता है तो हम मान लेंगे कंसिडरेशन इसमें था, सो इट इज प्रिज्यूम्ड। तो ये रूल्स ऑफ प्रिजम्पशन काम करते हैं पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, हर इंस्ट्रूमेंट में ये रूल काम करता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे हमेशा मान लेते हैं कि कुछ बदले में दिया था इसीलिए उसने चेक दिया होगा या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया होगा। सो व्हेन द चेक इज डिसऑनर्ड it shall be presumed, मान लेंगे, unless the contrary is proved, that holder of the check has received the check of the nature referred to in 138 for the discharge in whole or part of any debt or other liability. That is, in simple terms हम बोले तो हम ये मान लेते हैं that the check is issued for consideration. ठीक है, फिर अगर दूसरी पार्टी बोल रही है कि नहीं इसमें कंसिडरेशन नहीं था, तो he will have to prove it. So presumption can be rebutted by the person issuing the check by proving that there was no consideration. The effect of this presumption is that presumption is to place the evidential burden on the accused. So burden किसके ऊपर है प्रूव करने का? ड्रॉवर के ऊपर कि कंसिडरेशन नहीं था। जैसे ए कोर्ट जाएगा, कोर्ट मान लेगा कि कंसिडरेशन है, ठीक है, फिर बी को प्रूव करना पड़ेगा कंसिडरेशन नहीं था, तो ये एक प्रिजम्पशन रहता है। फिर लास्ट पॉइंट वही है जो मैंने आपको बताया कि मेरी अपराध करने की मानसिकता नहीं थी, ये अब नहीं बोला जा सकता, इसको हम बोलते हैं मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है क्रिमिनल माइंड। सो एब्सेंस ऑफ मेंस रिया,
मेरा क्रिमिनल माइंड नहीं है ऐसा बोल के वो बच नहीं सकता, मेरी अपराध करने की कोई इच्छा नहीं थी ऐसा बोल के बच नहीं सकता। क्योंकि अगर इच्छा नहीं थी तो जब तुमको मौका मिला था तब तुमने पेमेंट कर देना चाहिए था। बट अगर यहाँ पेमेंट नहीं किया तो अब अगर बोलोगे कि मेरी तो अपराध करने की कोई ऐसी इच्छा नहीं है, तो अब ये नहीं सुना जाएगा, अब मान लिया जाएगा आप अपराधी हो। ठीक है, सो वही दिया है, एब्सेंस ऑफ मेंस रिया इज नॉट अलाउड एज डिफेंस, तो इसका बहाना बना के हम बच नहीं सकते। इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन द प्रोसिक्यूशन of an offense under 138 that drawer had no reason to believe when he issued the check that check may be dishonored on presumption that the reason on presentment for the reason stated in the section। that means वो अब ये बोलेगा कि नहीं मैं तो बाउंस नहीं करना चाह रहा था, मैं तो नॉर्मल पेमेंट करने को तैयार था, तो वो अब नहीं सुना जाएगा क्योंकि जब मौका मिला था तब उसने पे कर देना चाहिए था। ठीक है, अब ये अगेन आपको आधा ही दिया है, इसमें और बहुत सारे अमेंडमेंट हुए जिसमें अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं। इसमें कई बार क्या होता है, ये कोर्ट जाते हैं तो केस फाइल होता है और ये डिसीजन होने को 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, ये क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, ये खासतौर पे 138 के, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। इसीलिए अभी रिसेंटली इसमें नए अमेंडमेंट्स लाए जिसमें इंटरिम कंपेंसेशन की बात की गई। जैसे ही हम कोर्ट जाते हैं इसके अगेंस्ट तो कोर्ट इसको डायरेक्ट बोल देगा कि अभी का तुम 20% अमाउंट जमा कर दो और ये 20% अमाउंट फिर ए को दे दिया जाएगा, क्योंकि इसमें इतना टाइम जाता है तो कम से कम कुछ पैसा तो अभी उसको मिल जाए। सो ऐसे रूल्स भी आए हैं। इसके अगेंस्ट फिर अपील भी होती है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति हार भी गया तो ऐसा नहीं है फाइनल हो गया, इसके अगेंस्ट अपील पे जा सकते हैं। अपील में अगेन फिर एक्स्ट्रा का अमाउंट जमा करना पड़ता है, ये सब रूल्स हैं। बट अगेन ये रूल्स आपको कोर्स में नहीं है, ये रिसेंट जजमेंट्स हुए, अभी रिसेंट जजमेंट नहीं, रिसेंट अभी अमेंडमेंट्स हुए, ये 2021 में कुछ रूल्स आए थे। सो आपको यहाँ पे मैंने शायद दिया हूं, नहीं दिया आपको 21 वाला, 2018 तक का दिया है। सो इसके बाद भी और अमेंडमेंट हुए थे, वो अमेंडमेंट्स आपको नहीं दिए, और वैसे भी ये भी अमेंडमेंट्स बाकी के नहीं बताए, 2015 का भी नहीं बताया। अमेंडमेंट हुआ है ये जरूर दिया है, बट आपको कोर्स में वो चीजें नहीं रखी गई है, तो कोर्स में सिर्फ इतना ही है। तो आपको वैसा देखा जाए तो बहुत कम चीजें हैं कोर्स में, जितनी बड़ी ये बुक है उतना बड़ा पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंटरमीडिएट में हुआ करता था, एक्सक्लूडिंग क्वेश्चन अलग से थे इसके। आपको पूरा क्वेश्चन मिला के इतना कम है, थोड़ा सा ही पार्ट है वैसे देखा जाए तो। सो जितना दिया है उतना आप पढ़ोगे सफिशिएंट रहेगा, और क्वेश्चंस भी जितने दिए हैं बुक में वो सफिशिएंट रहेंगे। इसके अलावा क्वेश्चंस आने के चांस अभी तो नहीं है, बट अगर एग्जाम के पहले कोई नोटिफिकेशन आता है इंस्टीट्यूट का कि ये नया टॉपिक रहेगा, जैसे क्रॉसिंग ऑफ चेक नहीं दिया है, सो वो भी ला सकते हैं कल चलकर। और एक्सपेक्टेड है इन लोग अमेंडमेंट्स लाएंगे आगे चल के, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इन्होंने तो इवन होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं दिया है मॉड्यूल में, बट वो जरूरी कॉन्सेप्ट है इसीलिए मैंने यहाँ पे कवर किया था। सो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर फ्रॉड हो जाता है तो क्या होगा, अगर चोरी हो जाती है, फॉर्जरी हो जाती है, सबके अलग अलग रूल्स है, बट वो सब आपको नहीं बताया है। सो इतना सफिशिएंट है आपके लिए जितना कोर्स में दिया है। ये आपके मॉड्यूल के हिसाब से पूरी ये बुक बनाई गई है, तो उतना ही पार्ट कवर किया है जितना मॉड्यूल में दिया गया था। ठीक है, सो यहाँ पे अपना पूरा कोर्स समाप्त होता है। तो बहुत ही डीप में चले गए थे अपन बहुत सारी जगह, और बहुत ज्यादा कोर्स है। आपने देखा होगा शुरुआत किए थे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और खत्म होते होते शुरुआत की चीजें भूल चुके हैं हम। ऐसा होता है, शुरुआत की चीजें जो थी ऑफर एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेट कब होता है, कंसीडरेशन वाला चैप्टर, चिन्नैया रामैया, वो सब वॉश आउट हो जाता है। फिर से आप रिवाइज करोगे, डायग्राम्स बने हैं तो इजीली कवर हो जाएगा। डायग्राम जरूर बना लिया करो, इतना सारा पढ़ना नहीं पड़ता। फिर डायग्राम बना है तो आप बस इतना डायग्राम देखें तो आपका पूरा डिसऑनर ऑफ चेक कवर हो जाएगा। ठीक है, जितना आपके कोर्स में उतना कवर हो जाता है। तो इसलिए डायग्राम जरूर बना लिया करो, आखिरी वक्त में ये बहुत काम आते हैं। आखिरी वक्त का मतलब है एग्जाम का वक्त, तो एग्जाम के वक्त में ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, सो इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बुक में दिए हैं वैसे, जैसे ये चेक वाले अमाउंट पे चेक अगर विदाउट कंसिडरेशन दिया है तो 138 लगता कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दिए हुए आप इसको एक बार पढ़ना। कुछ कुछ थोड़े ट्रिकी वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड किया हूं मैंने, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी है बट विथ आंसर दिया, उसमें डीप में हिंट दिए, तो वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा।
बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं, एकदम जनरल है, बट ये पढ़ना जरूर। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको कोर्स में नहीं दी है, बट मैंने उसके एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन बना के डाला हूं, क्योंकि उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं भले ही आपको नहीं दिया है तो भी। जैसे ये दिया हुआ है एक आपको इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ब्लैंक चेक लिख के दे दिया। सो ब्लैंक चेक में आगे वाला अगर अमाउंट ज्यादा भी भर लेता है तो वो उतना ही क्लेम कर पाएगा जितना पे करने की जिम्मेदारी थी। बट अगर ये किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में आ जाएगा तो होल्डर इन ड्यू कोर्स पूरा अमाउंट क्लेम कर सकता है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द होल अमाउंट। ठीक है। फिर ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, उस पर भी क्वेश्चंस दिए हैं। फिर इसने साइन किया चेक को लेकिन भेजा नहीं, अपने लॉकर में रख लिया, तो क्या ये चेक वैलिड हो गया? तो आंसर इज नो, क्योंकि इट इज नॉट कंप्लीट बाय डिलीवरी, डिलीवर होना जरूरी होता है। ठीक है। सो क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताया वो ध्यान रखना। ये भी है डिसऑनर ऑफ चेक का केस है, ये भी वैसे ही है। स्टॉप पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस दे दिया तो स्टॉप पेमेंट बोल दिया तो भी हम मान लेते हैं कि ऑफेंस कमिट हो गया। ठीक है। यहाँ पे स्टॉप पेमेंट का ही एग्जांपल है ये भी। सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। बहुत ही कम चीजें हैं आपके कोर्स में, एक बार पढ़ो, कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ, और मेरा नंबर भी है ही आप सब लोगों के पास, तो आप कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। एकदम भक्का से रिप्लाई आएगा ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं दिन भर क्लासेस वगैरह में रहूंगा, तो रात को रिप्लाई कर दूंगा, कल कर दूंगा, तो टाइम लगता है, कभी कभी एक आध दिन 2 दिन भी लेट होता है। ठीक है। कोई अर्जेंट डाउट है तो आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जो कि मैं नहीं उठाऊंगा। अगर मैं फ्री रहा तो उठा लूंगा, और बेटर रहता है अगर आप एसएमएस करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एसएमएस कम लोग करते हैं, या तो स्पैम आते हैं या तो जो अर्जेंट होता है वही लोग करते हैं। बाकी व्हाट्सएप करोगे तो शायद हो सकता है मैं 2 दिन बाद भी पढ़ूं, ऐसा भी हो सकता है। एसएमएस करोगे तो तुरंत पढ़ने में आ जाता है वो। इसलिए एसएमएस भेजा करो, अगर अर्जेंट है तो एसएमएस भेज देना कि सर कॉल करना, तो मैं जब भी फ्री रहूंगा मैं कॉल बैक करता हूँ। ठीक है। जैसे कल भी एक इंटर के बच्चे का मैसेज आया था, सर आप कब फ्री रहोगे। मैंने उसको टाइम बता दिया कि जब गैप है उतना टाइम बता दिया, उतने में फिर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है। ऐसा है। कंक्लूड करते हैं। अब हम मिलेंगे वनडे रिवीजन में, उसके पहले एक बार अच्छे से पूरा पढ़ के हो जाना चाहिए आपका, एक बार क्या 2-3 बार हो जाना चाहिए कम से कम। और टेस्ट सीरीज वगैरह भी रहेगी आपकी। वनडे रिवीजन काफी लेट होता है, उसके पहले आपकी टेस्ट वगैरह भी हो चुकी होती है, तो टेस्ट में भी जो डाउट्स वगैरह क्रिएट होंगे वो आप पूछ सकते हैं आखिर में वनडे रिवीजन के टाइम पे। और कोई भी डाउट रहा तो मुझसे पूछ लेना। इजी है चीजें, ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ बहुत ज्यादा कोर्स है, बहुत वास्ट है, तो रिवीजन करोगे तो इजीली आप क्लियर कर लोगे। उतना डिफिकल्ट नहीं है वैसे। फाउंडेशन फाउंडेशन अगर अभी तक पढ़ाई नहीं भी चालू किए थे, अभी भी चालू करोगे तो आराम से पास होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी चालू करो, अब पहले से कर लिए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी किया होगा तो अभी भी कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा होप नहीं छोड़ना, आराम से पास होते हैं। चलो कंक्लूड करते हैं, टाइम भी हो ही गया लगभग, 5-7 मिनट बचे हैं। तो पढ़ो अच्छे से, ऑल द बेस्ट। अभी टाइम है वैसे, फिर से ऑल द बेस्ट दे दूंगा। चलो हाँ, कौन सा एग्जांपल? लीन का? हाँ हाँ, वो सफिशिएंट है। अगर मैं 25,000 का चेक देता हूँ तो 30,000 तक के सफिशिएंट अमाउंट है, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है। आपको और डीप में पढ़ना ही चाहिए अगर ये, वैसे ऐसा होगा तो नहीं, इच्छा नहीं होती है, बट अगर आपकी इच्छा होगी और डीप में पढ़ने की तो फिर YouTube पे वीडियो अवेलेबल है, तो जरूर देख लेना अगर आपको लगता है तो। और खाली बैठे हैं तब तो देख ही सकते हैं, तो बहुत डीप में बताया हूं उसमें मैं, और वो इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाता है उसके बाद कॉन्सेप्ट कि आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई डाउट ही नहीं बचते। बट वो बहुत अति डीप में, आपको उतना डीप में नहीं दिया है। ठीक है। चलो मिलते हैं वनडे रिवीजन में। थैंक यू।